Hey everybody, welcome to Geography Core and on the second chapter of class 12th Geography, that is the world population distribution density and growth. So इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जानेंगे अबाउट द वर्ल्ड पॉपुलेशन। दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से स्पेस्ड है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी एरिया में बहुत कम पॉपुलेशन है ना। तो इन सब के रीजंस क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इन दिस चैप्टर। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस गेट इनटू द वीडियो। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मेंशन है कि 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग में दुनिया में जो है पॉपुलेशन कितनी थी, अबाउट 6 बिलियन। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी वर्ल्ड रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ ओवर 6 बिलियन पॉपुलेशन। 6 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन थी हमारी इन द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, एंड ये जो पॉपुलेशन है, ये जो जनसंख्या है, पूरी ही दुनिया में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में 10,000 लोग रह रहे हैं तो पाकिस्तान में भी 10,000 हैं, यूएस में भी 10,000 हैं, है ना, नेपाल में भी 10,000 हैं। इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, किसी जगह पे बहुत कम रह रहे हैं, एंड कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे लोग रह ही नहीं रहे हैं, है ना। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, इसको अभी हम जानेंगे। देयर आर वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। बट बिफोर दैट एक जोग्राफर हैं नेम्ड एज जॉर्ज बी क्रेसी, जो कि लिखते हैं अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एशिया कि एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मैनी। इसका मतलब है कि एशिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत कम लोग हैं, एंड बहुत ही कम ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये रिमार्क दिया गया था जॉर्ज बी क्रेसी के द्वारा। डू रिमेंबर, एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये आ सकता है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में किस तरह से लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, पैटर्न क्या है इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके बारे में हम देखेंगे। So, the term population distribution refers to the way people are spaced over the Earth's surface. पूरी अर्थ के सरफेस पर किस तरह से लोग बिखरे हुए हैं, लोग स्पेस्ड हैं, उसी को पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। Broadly, 90% of the world population lives in about 10% of its land area. बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ 10% ज़मीन पर जो है पूरी दुनिया की 90% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, एंड दुनिया की 10 सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्रीज़ हैं जिनमें कि 60% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रखा है कि पूरी दुनिया की 10% ज़मीन पर 90% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, फिर उसको ब्रेक डाउन किया तो दुनिया की जो 10 सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं उनमें दुनिया की 60% पॉपुलेशन है। उन 10 कंट्रीज़ में भी जो 6 कंट्रीज़ हैं वो एशिया में ही हैं। ठीक है, सो क्या समझ में आया कि बहुत ही ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना। केवल 10% ज़मीन पर 90% पॉपुलेशन रह रही है। ओके, सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अ टर्म दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी आपको डेफिनेशन, मीनिंग और फॉर्मूला तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, सो ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट। अब हर एक ज़मीन की जो है एक क्षमता होती है कि कितने लोग उसमें रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रूम है, उसमें एक लिमिट ही तो है कितने लोग रह सकते हैं, 5, 6, 10, 12, कितने लोग रह सकते हैं। एक लिमिट तो होगी ना किसी रूम में कितने लोग रह सकते हैं। सिमिलरली एक पर्टिकुलर लैंड एरिया में कितने लोग रह सकते हैं, उसकी एक लिमिट होती है, एक क्षमता होती है। ठीक है, सो हम इस चीज़ को ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं बाय द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अभी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, तो ये एक रेशियो है। कैसा रेशियो है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। कितने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, इसका रेशियो जो है उसको हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। तो सपोज करिए एक एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, 100 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है, एंड उस 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 1.5 लाख लोग रह रहे हैं। 1,50,000 पीपल आर लिविंग देयर। ठीक है, अब इस एरिया की डेंसिटी कितनी होगी, 1.5 लाख ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 100, बिकॉज 100 स्क्वायर किलोमीटर है। जैसा कि मैंने बताया, द रेशियो इज बिटवीन नंबर ऑफ पीपल टू साइज ऑफ लैंड। तो नंबर ऑफ पीपल हम ऊपर लिखेंगे, कितने हैं नंबर ऑफ पीपल, 1.5 लाख। ठीक है, साइज़ क्या है, 100 स्क्वायर किलोमीटर, तो 100 नीचे लिख देंगे। सो डेंसिटी क्या निकल के आई, डेंसिटी इज़ 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। क्या मतलब हुआ, एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 1500 लोग रह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया की डेंसिटी क्या होगी, 1500 लोग रह रहे हैं एक स्क्वायर किलोमीटर पर। ठीक है,
बट ऐसा नहीं है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में वाकई में ये कैलकुलेशन के साथ ही रह रहे हैं 1500, बट ये एक एवरेज कैलकुलेशन होता है. इट इज़ जस्ट द एवरेज रेशियो, एंड दिस रेशियो इज़ यूजुअली मेजर्ड इन पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. जैसा कि मैंने बताया 1500 पर्सन रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. ओके, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन अपॉन एरिया. ओके, पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड कर देते हैं हम. जो आंसर आएगा वो उस एरिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगी. ओके, नाउ सबसे इजी और इंटरेस्टिंग सी टॉपिक है, दैट इज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. यानी कि जो अलग अलग पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन के, कहीं पर लोग बहुत सारे रहते हैं, कहीं पर बहुत कम लोग रह रहे हैं, कहीं पे लोग हैं ही नहीं. इसके रीज़न क्या है, फैक्टर्स क्या है, किन वजहों से लोग इस तरह से रह रहे हैं. तो उनके रीजंस में हम सबसे पहले देखेंगे जोग्राफिकल फैक्टर्स. जोग्राफिकल फैक्टर्स में सबसे पहला रीज़न हो जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अब पानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी के लिए, ठीक है. तो लोग ऐसी जगह पर रहना प्रेफर करेंगे जहाँ पर फ्रेश पानी मिल सके आसानी से. पानी हमें हर चीज़ के लिए चाहिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, है ना, कुकिंग करने के लिए, कैटल के लिए, क्रॉप्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, एवरीथिंग नीड्स वाटर. ठीक है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि जहाँ पर हमें आसानी से पानी मिले हम वहीं रहें. इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि जो रिवर वैलीज़ हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं इन दी वर्ल्ड. ठीक है, सो सबसे पहला जोग्राफिकल फीचर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. वाटर भी डिटरमाइन करता है कि पॉपुलेशन कैसी होगी. जहाँ वाटर ज़्यादा मिलेगा वहाँ पॉपुलेशन भी डेंस देखने को मिलेगी. सेकेंड फीचर इज़ लैंड फॉर्म्स. लैंड फॉर्म्स कैसी हैं, अब लोग जो है प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं. क्यों, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ को सेटल कर सकते हैं. वहीं पर अगर हम माउंटेनियस एरिया में देखें तो वहाँ पे तो यार ट्रांसपोर्टेशन ही बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो वहाँ पर कैसे ही सेटल होगा, इंडस्ट्री सेटअप नहीं इतनी ईजिली हो सकती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. इसलिए लोग क्या प्रेफर करते हैं कि जहाँ पर प्लेन एरियाज़ हैं, जेंटल स्लोप्स है, वहाँ पर हम रहेंगे. इसी वजह से गंगा प्लेन्स जो हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं ऑफ द वर्ल्ड. वहीं पर जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं हिमालयाज़ के, वहाँ पर बहुत ही कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी. दीज आर स्कार्सली पॉपुलेटेड. ठीक है, तीसरा फीचर हो जाएगा, तीसरा फैक्टर हो जाएगा क्लाइमेट. अब क्लाइमेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट जहाँ पर होगा वहाँ पर लोग रहना नहीं पसंद करते हैं. जहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट है, ठीक है, वहीं पर लोग रहना पसंद करते हैं. तो इस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जो मेडिटेरियन रीजन है वो हमेशा से ही इनहेबिटेड रहते हैं, वो हमेशा से ही जो है पॉपुलेटेड रहते हैं, बिकॉज वहाँ पर प्लीजेंट क्लाइमेट है. ठीक है, कोई भी इंसान हार्श क्लाइमेट में रहना पसंद नहीं करेगा. नेक्स्ट फैक्टर इज सॉइल. ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज बहुत सारी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पर ही सर्वाइव कर रही है. ठीक है, अब लोग ये देखते हैं जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होगी हम वहीं पर रहेंगे, बिकॉज वहाँ पर हम एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर पाएंगे. ठीक है, तो जिन भी रीजन में सॉइल फर्टाइल होगी वहाँ पर भी हमें पॉपुलेशन देखने को मिलेगी. उसके बाद में आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स. ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है मिनरल. अब जिन भी एरियाज़ में मिनरल डिपॉजिट है वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ सेटअप हो सकती हैं. ठीक है, इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी तो वहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. जहाँ पर भी माइनिंग और इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट तो होगी, वहाँ पे काम करने वालों की तो ज़रूरत पड़ेगी ना. तो जो भी स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो अपनी अपनी जगहों से जो है कहाँ मूव कर जाते हैं, इन्हीं एरियाज़ में कर जाते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं. ठीक है, तो इस वजह से हमको देखने को मिलेगा जो भी एरियाज़ में मिनरल्स का डिपोजिशन है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंस होगी. क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ अट्रैक्ट करती हैं, एंड इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर रहना प्रेफर करते हैं. ठीक है, एंड वन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन विल बी कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका. द नेक्स्ट विल बी अर्बनाइजेशन. अब सिटीज़ में लोग रहना प्रेफर करते हैं. क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, एजुकेशन अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से लोग सिटीज़ में रहना प्रेफर करते हैं. राइट, तो इस वजह से क्या होता है, लोग गांव से शहरों की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, शहरों में आबादी पॉपुलेशन बढ़ती है, सिटीज़ ग्रो इन साइज. ओके, देन नेक्स्ट फैक्टर विल बी इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, तो जितनी भी इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं, जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके बारे में मैंने अभी ऊपर ही बताया. ठीक है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ एम्प्लॉयमेंट होगी तो वहाँ पर पॉपुलेशन होगी, है ना. तो इस वजह से इंडस्ट्रियल बेल्ट्स प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल. जिसका एग्जांपल हो जाएगा कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान, बिकॉज यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, इस वजह से
लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो सोशल कल्चरल फैक्टर्स में ये हो जाता है कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर रिलीजियस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ पर धर्म की बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे। जहाँ पर भी रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस होती है वहाँ पर लोग अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पर लोग रहना प्रेफर करते हैं। उसी तरह से कोई ऐसी जगह जहाँ पर सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट है, ठीक है, शांति ही नहीं है, तो वहाँ लोग कम रहना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं सोशल और कल्चरल फैक्टर्स। नाउ वी नीड टू सी इज व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को आप कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी एरिया की जनसंख्या जब बढ़ जाती है तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया ना। ओके, सपोज किसी गांव में 100 लोग रह रहे हैं एंड 15 साल बाद जब हम देखते हैं तो वहाँ पर 500 लोग हो गए। ये क्या हुआ? ये पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ ना। 15 साल के डिफरेंस में क्या हुआ? 100 से 500 लोग हो गए, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो कि मैंने बताया कि चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, चेंज आया ना, 100 से 500 हो गए। इसके अलावा ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पीरियड में इतना चेंज आया, 15 साल लगी जब 100 से 500 हो गए गाँव में लोग, है ना। तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितना चेंज आ रहा है इनहेबिटेंट्स में, इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अब ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अभी तो पॉजिटिव था, 100 से 500 हो गए। मान लो उस पर्टिकुलर गांव में कोई आपदा आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, कोई जो है बीमारी लग गई बुरी तरह से, वहाँ पे 100 के 50 ही रह गया, 50 लोग मर गए बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ठीक है। तो अब ये पॉपुलेशन में क्या हुआ? ये निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुई ना। पॉपुलेशन में तो चेंज आया है लेकिन ये निगेटिव चेंज आया है, 100 से 50 हो गए। वहीं पर जब 100 से 500 हुए थे तो वो पॉजिटिव ग्रोथ थी। तो डू रिमेंबर, ये चेंज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ओके, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन। तो पॉपुलेशन में चेंज आना, जनसंख्या में चेंज आना, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये एक इंडिकेटर होता है किसी भी रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सोशली कितना अपलिफ्ट हुए हैं लोग, ठीक है, एंड उस रीजन का हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। नाउ आपके बुक में एक टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला दिया है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब हुआ? तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, दैट इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? ये जो चेंज आया है पॉपुलेशन में, जब इसको हम परसेंटेज में लिखते हैं तो वो हो जाता है ग्रोथ रेट, ठीक है। व्हेन द चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज तो वो हो जाता है ग्रोथ रेट, ठीक। नाउ एक चीज़ आपको थोड़ा ध्यान से देखनी है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये दो टर्म्स आपको थोड़ा क्लियर करने हैं। देखो, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। किसी भी रीजन की पॉपुलेशन में बदलाव आया है या तो वहाँ पर बर्थ की वजह से या डेथ की वजह से, बच्चे जन्मे हैं या फिर लोग मरे हैं, इस वजह से जब चेंज आ रहा है तो ये नेचुरल ग्रोथ है। ये नेचुरल है बिकॉज ये चीज़ें नेचुरल हैं, बच्चों का पैदा होना और लोगों का मरना ये नेचुरल चीज़ें हैं। लेकिन एक्चुअल ग्रोथ ये नहीं होती है। एक्चुअल ग्रोथ में एक और चीज़ ऐड हो जाती है, वो है माइग्रेशन। ये माइग्रेशन जो है ये नेचुरल चीज़ नहीं। माइग्रेशन का मतलब क्या है? लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ये नेचुरल थोड़ी ना, ये लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ठीक। तो जब हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं तब हमारी एक्चुअल ग्रोथ दिखाई देती है। अब किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लोग जो है ट्रांसफ़र कर गए किसी भी कारण से, तो क्या हुआ? पॉपुलेशन में तो चेंज तब भी आया ना, उस पर्टिकुलर रीजन में पॉपुलेशन तो तब भी बढ़ी माइग्रेशन की वजह से भी। तो जब एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हम कैलकुलेट करते हैं उसमें जो है हमारी माइग्रेशन को भी ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब है। नाउ पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैपेंस व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। जब बर्थ रेट ज़्यादा होगा, डेथ रेट कम होगा, तब वो पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होगी, है ना। तब पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना। जब बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और कोई लोग मर भी कम रहे हैं तो क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी ही। और निगेटिव ग्रोथ कब होती है? निगेटिव ग्रोथ तब होती है जब पॉपुलेशन में डिक्रीज आता है, ठीक है। किसी भी कारण से किसी रीजन में जो है लोग कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन कम होती जा रही है, तो वो निगेटिव ग्रोथ हो जाती है।
नाउ वी विल सी द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब किसी भी एरिया की पॉपुलेशन में बदलाव आता है तो वो किन की वजह से आता है, कंपोनेंट्स क्या है? 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है बर्थ, दूसरा है डेथ, तीसरा है माइग्रेशन, विच इज़ ऑब्वियस, मैंने अभी बताया भी आपको। किसी भी रीजन में जन्म होंगे बच्चों के, वो भी अफेक्ट करेंगे पॉपुलेशन को। डेथ होंगी तो वो भी अफेक्ट करेंगी। इनकी माइग्रेशन होगी, लोग कहीं से कहीं जाएंगे, तो दोनों ही एरिया में जो है पॉपुलेशन में बदलाव आएगा। किसी एरिया से लोग जा रहे हैं, उस एरिया में तो पॉपुलेशन कम होगी, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो माइग्रेशन भी अफेक्ट करता है पॉपुलेशन चेंज को। ठीक है, अब 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि क्रूड बर्थ रेट, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड क्रूड डेथ रेट, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो CBR इज इक्वल्स टू BI अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000। BI का मतलब है वहाँ पर आप बर्थ्स लिखेंगे, एंड P का मतलब है उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, एंड उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो है क्रूड बर्थ रेट कैलकुलेट हो जाएगी। सिमिलरली क्रूड डेथ रेट की बात करें तो इट इज़ अ मेथड ऑफ मेजरिंग मोर्टेलिटी रेट ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया में कितने लोगों की मौत हो रही है, कितने लोग मर रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट को हम कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला भी सेम ही है, दैट इज CDR, जिसमें CDR का मतलब है क्रूड डेथ रेट, इज इक्वल टू D अपॉन P इंटू 1000, जिसमें D का मतलब है डेथ कितने लोगों की हुई है, एंड P का मतलब है पॉपुलेशन। ठीक, इससे जो है हम किसी भी रीजन की क्रूड डेथ रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बर्थ और डेथ की तो बात हो गई, अब हम बात करेंगे अबाउट माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक जगह से दूसरी जगह लोगों का ट्रांसफ़र होना, ठीक है, उसी को माइग्रेशन कहा जाता है। अब लोग जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो जिस जगह से वो जाते हैं, यानी कि मैं इंडिया से जा रही हूँ नेपाल, तो मैं कहाँ से जा रही हूँ? इंडिया से। इंडिया क्या हो गई? प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गई मेरी। कहाँ से जा रहे हैं वो होती है प्लेस ऑफ ओरिजिन। अब कहाँ को जा रहे हैं? नेपाल जा रहे हैं ना, तो नेपाल हमारी हो गई प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन। जहाँ से जा रहे हैं वो है प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ को जा रहे हैं वो होती है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अब माइग्रेशन में टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल एरियाज, रूरल टू अर्बन एरियाज, अर्बन टू अर्बन एरियाज, एंड अर्बन टू रूरल एरियाज। माइग्रेशन 4 तरह से हो सकती है, दैट इज लोग किसी एक गांव से दूसरी गांव में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, किसी इंसान को दूसरे गांव में ज़मीन मिल गई तो वो वहाँ रहने चला गया, या किसी लड़की की शादी हो जाती है तो वो एक गांव से दूसरी गांव चली जाती है ना, तो रूरल टू रूरल माइग्रेशन भी हो सकता है, रूरल टू अर्बन भी होता है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। लोग गांव से शहर जाते हैं, कई सारे कारण होते हैं, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, है ना। उसके अलावा अर्बन टू अर्बन, किसी छोटे शहर से बड़े शहर लोग ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अर्बन टू रूरल माइग्रेशन भी होता है, शहरों से लोग गांव चले आते हैं। इसका मेजरली रीज़न दिया जाता है कि रिटायरमेंट के टाइम पर लोग ट्रैवल कर जाते हैं अपने गाँव में। ठीक है, तो अर्बन टू रूरल माइग्रेशन भी होता है। तो माइग्रेशन 4 तरह से हो सकता है, डू रिमेंबर दैट। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमाइग्रेंट। वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इंडिया से नेपाल गई तो नेपाल में मुझे इमाइग्रेंट बोला जाएगा। स्पेलिंग ध्यान रखिए, IM, एंड माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड एम माइग्रेंट। स्पेलिंग में ध्यान दीजिए, EM हो जाएगा यहाँ पे, EM। ठीक है, IM और EM। IM यानी कि मैं नेपाल में गई, नेपाल में मुझको बोला जाएगा इमाइग्रेंट, और मैं कहाँ से गई? मैं इंडिया से गई, तो इंडिया में मैं हो जाऊँगी एम माइग्रेंट, EMI। ठीक है, स्पेलिंग को ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन माइट बी लिटिल कंफ्यूजिंग। ठीक है, इसके अलावा वी हैव टू रिमेंबर कि लोग माइग्रेट करते क्यों हैं। ठीक, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते ही क्यों हैं, ये माइग्रेशन क्यों होता है? इसके भी 2 कारण हो सकते हैं। पहला है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर का मतलब होता है जिस जगह पर हम रह रहे हैं वो हमको कम अच्छी लगती है। उसके भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पर हमें जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं हैं, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता रहता है ना, अर्थक्वेक वगैरह होता रहता है, तो इस वजह से क्या है, मैं अपनी जगह से किसी और जगह पर चली जाऊँगी जहाँ पर मुझे ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है पुश फैक्टर में, क्या हो रहा है कि जिस जगह पर मैं रह रही हूँ वो जगह मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, वो जगह मुझे उतना ज़्यादा जो है बेटर लिविंग कंडीशंस नहीं दे पा रही है, तो उन फैक्टर्स को बोलते हैं पुश फैक्टर्स। ये मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं दूसरी जगह पर जाऊँ, यहाँ ना रहूँ। ठीक है, ये मुझे मजबूर कर रहे हैं, ये मुझे धक्का दे रहे हैं कि भाई यहाँ से जाओ, यहाँ मत रहो, यहाँ पर हम अच्छी सुविधा नहीं दे पाएंगे।
ठीक है, तो उनको हम कहते हैं पुश फैक्टर। पुश फैक्टर्स मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस इफेक्टिव फॉर रीजंस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशंस, नेचुरल डिजास्टर्स एटसेट्रा। ओके, ना दूसरा है पुल फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स का मतलब होता है जिस जगह पर हम जाने की सोच रहे हैं ना, जो हमारी डेस्टिनेशन है, वो जो है हमको और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती रहती है कि आ जाओ भाई मेरे पास, आ जाओ मेरे पास रहो आके, ठीक है। जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है वो हमको अट्रैक्ट करती है। उनके भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे शांति है, स्टेबिलिटी है, अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, है ना। तो जो पुल फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो डेस्टिनेशन को अट्रैक्टिव बनाते हैं। जिस जगह पर मैं जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है मुझे कि अब मुझे चला ही जाना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। सो ये दो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स का मतलब है वो हमें मजबूर कर रहे हैं हमारी प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ने के लिए, एंड पुल फैक्टर्स का मतलब है कि प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हमको अट्रैक्ट कर रही है, हमको बुला रही है। ओके ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जो कि इक्वली नहीं ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो व्हाट इज़ डेमोग्राफिक ट्रांसिशन? ये एक थ्योरी है जिसको यूज़ किया जाता है टू प्रिडिक्ट फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। सो बेसिकली ये थ्योरी हमें बताती है कि किसी भी रीजन की पॉपुलेशन जो है हाई बर्थ और हाई डेथ से लो बर्थ और लो डेथ में जो है चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है वो सोसाइटी जो है रूरल अग्रेरियन से, इलिटरेट से अर्बनाइजेशन की ओर पहुंचती है, लिटरेट सोसाइटी बनती है। वी ऑल नो, कोई भी रीजन क्यों ना हो, अगर वहाँ पर इलिटरेसी है, लेकिन जब ड्यूरिंग द पासेज ऑफ टाइम जब वहाँ पर डेवलपमेंट आएगा तो वो इलिटरेट सोसाइटी जो है लिटरेट सोसाइटी की ओर कन्वर्ट होगी, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। सिमिलरली यहाँ पर लिखा हुआ है रूरल अग्रेरियन से अर्बन इंडस्ट्रियल, यानी कि कोई भी रीजन जब अंडर डेवलप्ड है, जो डेवलप्ड नहीं है, वहाँ पर क्या होगा, वो गांव टाइप का एरिया होगा, है ना। वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन एज सून एज वहाँ पर वो सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी तो वो अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनेगी, यानी कि वहाँ पर जो है अर्बनाइजेशन आएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट वी कैन से कोई भी सोसाइटी जो है रूरल अग्रेरियन से अर्बन इंडस्ट्रियल की ओर मूव करती है, ठीक है। एंड दिस ट्रांसिशन इज ओनली व्हाट वी कॉल डेमोग्राफिक ट्रांसिशन, बिकॉज सोसाइटी की डेवलपमेंट जो है इक्वली अफेक्ट करती है ना पॉपुलेशन को। जहाँ पर लोग पढ़े लिखे होंगे, जहाँ पर जो है डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी होगी, लोगों को नॉलेज होगी, वहाँ पर देयर इज़ अ थिंग कि पहली बात लोगों की डेथ नहीं होगी बिकॉज ऑफ डिजीजेस, तो डेथ रेट कम होगा। एंड सेकेंडली बर्थ रेट भी कम होगा बिकॉज लोगों में जो है एजुकेशन होगी, लोगों को पता होगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, है ना। वो लिटरेट है तो उनको नॉलेज होगी। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, जब सोसाइटी रूरल अग्रेरियन से अर्बन इंडस्ट्रियल की ओर प्रोग्रेस करती है, इस ट्रांसिशन को ही डेमोग्राफिक ट्रांसिशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, ये स्टेजेस में आते हैं, एंड कलेक्टिवली इन चेंजेस को ही बोला जाता है डेमोग्राफिक साइकिल। तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट ट्रांसिशन थ्योरी डायग्राम से, देन इट विल बी मच मोर क्लियर। ओके, सो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट हाई होती हैं, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हाई हैं बिकॉज लोग रिप्रोड्यूस तो ज़्यादा कर ही रहे हैं, साथ ही जो है डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है बिकॉज अभी जो है सोसाइटी डेवलप नहीं करी है, वहाँ पे बीमारियाँ हैं, ठीक है, फूड सप्लाई नहीं मिल पा रहा है ना। तो कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से जो है डेथ भी काफ़ी हो रही है एंड बर्थ भी हो रहा है। सो आज से 200 साल पहले हर एक कंट्री इसी स्टेज में थी। नाउ सेकेंड स्टेज में क्या होता है, फर्टिलिटी बिगिनिंग में जो है हाई रहती है, बट विद टाइम वो जो है डिक्लाइन करने लगती है, ठीक है। साथ ही जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी रिड्यूस होने लगता है। मोर्टेलिटी रेट क्यों कम होने लगता है, बिकॉज सैनिटेशन में, हेल्थ कंडीशन में जो है इम्प्रूवमेंट आ गया था, लोगों को जो है डिसीजेस के बारे में, हेल्थ कंडीशंस के बारे में नॉलेज हो गई थी, एंड एज अ रिजल्ट हुआ क्या, मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया, ठीक है। ना लास्ट स्टेज में क्या होता है, फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों ही डिक्लाइन करती हैं, ठीक है। या तो पॉपुलेशन स्टेबल रहती है या फिर वो बहुत ही स्लोली ग्रो करती है। एंड इस स्टेज में वो सारे कंट्रीज आ जाते हैं जो कि डेवलप्ड नेशंस है ना, जिनके पास में नॉलेज है, वो जहाँ पर अर्बनाइजेशन है, जो सोसाइटीज़ लिटरेट हैं, ठीक है। सो लास्ट स्टेज में जो है दोनों ही चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं एंड पॉपुलेशन स्लोली ग्रो करती है। सो आज के टाइम पे अगर हम देखें, हर एक कंट्री जो है अलग अलग स्टेजेस में है इन द डेमोग्राफिक ट्रांसिशन। ओके, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा थ्रू दिस डायग्राम विच इज़ गिवन इन योर NCERT, द लास्ट फिगर ऑफ द चैप्टर। ओके, सो आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए एकदम क्लियर। पहली स्टेज में फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों ही हाई हैं।
ठीक है। आज से 200 साल पहले जो है हर एक कंट्री इसी स्टेज में था। नाउ सेकेंड स्टेज में क्या है, फर्टिलिटी हाई रहती है बिगिनिंग में, लेकिन धीमे धीमे आप देख पा रहे हैं ग्राफ में धीमे धीमे क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन कर रही है। फिर लास्ट स्टेज की बात करें तो फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों ही डिक्लाइन करती हैं, जहाँ पर हमें पॉपुलेशन स्टेबल नजर आएगी या फिर जो पॉपुलेशन है वो स्लोली ग्रो करेगी। ठीक है, सो दिस इज द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसिशन। आई होप दिस इज क्लियर। एंड यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो होपिंग दैट यू फाइंड इट हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जाना नहीं